हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो एडुटेरिया पब्लिकेशन के बुक से जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो हमारा चल रहा था, जिसमें हम टोटल 8 सेट को कवर कर चुके हैं। आज हमारा 9वां सेट है जो बीपीएससी 13वीं से 55वीं बीपीएससी का यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। देख सकते हैं आप लोग कि ये इसमें से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से सब्जेक्ट से, विषयवार प्रश्नों की संख्या दिया हुआ है यहाँ, तो कटअप भी दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन के साथ इसे कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है प्राचीन इतिहास से, इसे हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल जो है वो हड़प्पा बंदरगाह का है, बाकी ये सब नहीं है। लोथल कहाँ है? गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा काल में यह एक प्रमुख बंदरगाह था। लोथल का खोज 1954 ईस्वी में SR राव के द्वारा किया गया था और यहाँ से मृत भांड, मुहर तथा कई पाषाणकालीन उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त हुनों ने सर्वप्रथम 458 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? 458 ईस्वी में हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था और उस समय गुप्त शासक स्कंदगुप्त का शासनकाल था। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर उन्हें वापस जाने के लिए विवश कर दिया था। स्कंदगुप्त वंश का 8वां राजा था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। स्कंदगुप्त जो था वो उस राज्य का 8वां राजा था और जिसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। और इसका शासनकाल जो था वो 455 से लेके 467 तक था और इसने विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की थी और विष्णु स्तंभ का भी निर्माण करवाया था। कौन? स्कंदगुप्त। अगला देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन है कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है। तो कल्हन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। ऑप्शन नंबर डी। कश्मीर के प्रसिद्ध कवि एवं उपन्यासकार जो हैं कल्हन द्वारा राजतरंगिणी पुस्तक को लिखा गया, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया हुआ है और राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग और 8000 श्लोक हैं। राजतरंगिणी का अर्थ क्या होता है? राजाओं की नदी। अगला क्वेश्चन है किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। तो रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां का जो वर्णन है वो मिलता है जूनागढ़ अभिलेख से। ऑप्शन नंबर ए। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया था और यह पहला अभिलेख है। यह अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है और सर्वप्रथम सुदर्शन झील का उल्लेख भी इसी अभिलेख में मिलता है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था और जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन को षष्ठ राज प्रतिष्ठापक कहा जाता है। अगला है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ? कुंडग्राम में। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। कौन? महावीर स्वामी। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था और यह जो है 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे केबल की प्राप्ति हुई थी और 468 ईस्वी में इनकी मृत्यु पावापुरी में हो गई थी, महावीर स्वामी की। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनारा में हुआ था। कहाँ? कुशीनारा। ऑप्शन नंबर सी। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व और महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। इनके पिता का नाम था सूत्रोधन तथा माता का नाम महामाया। 35 वर्ष की आयु में 35 वर्ष की आयु में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में तथा सर्वाधिक उपदेश अगर पूछे तो श्रावस्ती में दिया था
और 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा ग्राम में इन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध अपना प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। तो सारनाथ भगवान बुद्ध का 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और इन्होंने अपना पहला उपदेश, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, सारनाथ में दिए थे। और इनके पिता जो थे वो शाक्य कुल के राजा थे और इनकी माता कोलीय वंश से संबंधित थी। अगला है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी, इसका आंसर हो जाएगा राजगिरी कृभ्रज। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी और मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। और अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को किकट कहा गया था। समय के साथ वत्स, अवंती, कौशल जैसे शक्तिशाली राजाओं को भी मगध में मिला लिया गया था, जिसके बाद मगध का विस्तार अखंड भारत में हुआ। उसके बाद अगला देखते हैं, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम था, वो हो जाएगा बी, हर्यक वंश। अजातशत्रु मगध का एक प्रतापी राजा था और इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध की राजगद्दी पर बैठा था और इसने अंग, लिच्छवी, वज्जी, काशी तथा कौशल को मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य का स्थापना किया था। अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित था और इसका स्थापना 544 ईसा पूर्व बिंबिसार द्वारा की गई थी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय बौद्ध सभा जो बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर डी। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 226 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? मोगलीपुत्रिश द्वारा की गई थी। और इस बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति में भी अधिधम्म पिटक की रचना की गई थी। ठीक है, अगला है मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर ए। गुलाम वंश का स्थापना कब हुआ था? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 तक शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों में दान देने की प्रवृत्ति थी, जिसके कारण इसे लाख बख्श कहकर पुकारा गया और 1210 में इसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हो गई थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? समुद्दीन कैमुर्स था। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव, ऑप्शन नंबर बी। 1306 में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर के नेतृत्व में देवगिरी के विरुद्ध अभियान छेड़ा था और उस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे। अलाउद्दीन खिलजी 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली का सुल्तान बना और इसने घोड़ा दागने एवं सैनिक की हुलिया बदलने की प्रथा की भी शुरुआत की थी। कौन? रामचंद्र सेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया था? क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा पर कर को समाप्त कर दिया था? तो अकबर। इसका सही आंसर हो जाएगा। अकबर जो था वो मुस्लिम शासक था जो तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। और मुगल बादशाह अकबर का शासनकाल जो था वो 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक था। अकबर ने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच की दूरी को कम करने हेतु दीन-ए इलाही की स्थापना किया था। कौन किया था? अकबर। और 1513 ईस्वी में इसने तीर्थ यात्रा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, तीर्थ यात्रा कर को। और अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य भी हैं कुछ, जैसे दास प्रथा का अंत किया था 1562 में, तीर्थ यात्रा कर को 1563 में किया था, जजिया कर को 1564 में, इबादत खाना की स्थापना 1575 में और मजहर की घोषणा किया था 1579 में। तो ये था अकबर के द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य। अगला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित
दार उल सफ़ा क्या था? तो दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। क्या था? खैराती अस्पताल। ऑप्शन नंबर बी। फिरोज शाह तुगलक वंश का एक प्रतापी शासक था जो लोक कल्याणकारी कार्यों के कारण प्रसिद्ध था और इसने दिल्ली में एक अस्पताल की स्थापना कराई जिसे दार उल सफ़ा के नाम से जाना जाता था। और फिरोज तुगलक ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था और फिरोज तुगलक को सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। किसको? फिरोज शाह तुगलक को। अगला है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के साथ। किसके साथ? जमींदारों के साथ। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया जिसे जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता था। भारत के लगभग 19% भाग पर यह प्रथा लागू की गई थी और यह व्यवस्था बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा क्षेत्रों में लागू किया गया था। अगला है, आधुनिक भारत से क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी। बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था 1856 ईस्वी में। यह एक राष्ट्रवादी नेता थे, समाज सुधारक भी थे और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था और बाल गंगाधर तिलक को लोक मान्य के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकारों द्वारा इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा गया है। अगला है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष कौन सी है? तो इसका सही हो जाएगा 1880। ऑप्शन नंबर ए। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में रंगास्वामी मुदलियार द्वारा किया गया था और इस स्थापना का उद्देश्य था स्थानीय संगठन के द्वारा कार्य को सम्मानित करना। एक मिनट, यहाँ डिस्कशन में कुछ और है, एक मिनट। यहाँ पे ऑप्शन गलत दे दिया गया है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे 84 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये आप लोग, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना की वर्ष कौन सी है? 1884 में किया गया था। किसके द्वारा? रामास्वामी मुदलियार के द्वारा। और इसकी स्थापना का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्य को सम्मानित करना था। ठीक है, तो ये है मद्रास महाजन सभा की स्थापना से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था जो 31 दिसंबर 1885 को चला था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था और यह अधिवेशन बॉम्बे में आयोजित हुआ था। अगला है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए। ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और इन्हें भारत का अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में भी जाना जाता है और 1954 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था सी राजागोपालाचारी को, जो भारतीय राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो नेशनल काउंसिलिंग एजुकेशन की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1906 को। ऑप्शन नंबर डी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1906 को, जिसका उद्देश्य था स्वदेशी औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रसार करना था। 20 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया वर्ष? तो इसका असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1920 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। खिलाफत आंदोलन तथा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी और 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद इस आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी। अगला है, मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो था वो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। ठीक है, और इस अधिनियम के माध्यम से ही प्रांतों में द्वंद्व शासन व्यवस्था को लागू किया गया।
अगला क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी, पंजाब राज्य के मूल निवासी थे ये और इन्हें शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता था। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा किया गया था, जिसने गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध में साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा भी दिया था। अगला है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1931 में। तो महात्मा गांधी इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है और इस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसी समझौते के बाद भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1932 में हुआ था। 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक 1932 तक हुआ था और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में ही भारत सरकार अधिनियम 1935 को अंतिम रूप प्रदान किया गया था। अगला है, अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? तो अभिनव भारत से संबंधित थे वीडी सावरकर। ऑप्शन नंबर ए। और अभिनव भारत का स्थापना 1904 में इन्होंने किया था और यह एक क्रांतिकारी संगठन था जो 1899 में मित्र मेला संगठन का स्थापना किया था और 1904 में इसका विलय अभिनव भारत में कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो करो या मरो का संबंध जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था, जिस पर सरदार पटेल ने समर्थन किया था और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज का स्थापना 1867 ईस्वी में किया गया था और यह समाज भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय था। इस समुदाय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्रार्थना और सेवा द्वारा ईश्वर की पूजा करना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी। इन्हें पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है और सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान है इनका और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था। भारत में सती प्रथा की उन्मूलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा और इन्हें संवाद कैमुदी, मिरादुल अखबार जैसे पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। कौन? राजा राम मोहन राय। अगला है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल का स्थापना किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। तो स्वराज पार्टी का स्थापना 1 जनवरी 1927 को मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था और इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था भारतीयों के लिए स्वयं शासन और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किए थे मैडम एच.सी. ब्लावेट्स्की। ऑप्शन नंबर ए, मैडम एच.पी. ब्लावेट्स्की। तो उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में कब किए थे? 1875 में किए थे और इसका मुख्य उद्देश्य था विविध धर्म, दर्शन तथा विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित करना और इस सोसाइटी का आदर्श वाक्य था सत्य से श्रेष्ठतर कोई धर्म नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो तिलक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है गीता रहस्य। ऑप्शन नंबर बी। गीता रहस्य पुस्तक जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया है। तिलक ने ही गणपति महोत्सव की शुरुआत की थी और 1881 में इन्होंने मराठी भाषा में केसरी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था।
तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है और तिलक की मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को बॉम्बे में हुआ था। और इनकी कुछ पुस्तक है और उसके लेखक का नाम दिया हुआ है। तो इंडिया एंड ट्रांजिशन, इसके लेखक हैं M.N. राय। गोखले M.N. राय, इसके इंडिया एंड ट्रांजिशन के लेखक कौन है? M.N. राय, M.N. राय। उसके बाद गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। तो ये पुस्तक और उनके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य था। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वशासन सुनिश्चित करना। तो कांग्रेस ने 1905 में स्वराज प्रस्ताव को पारित किया, जिसका उद्देश्य स्वशासन सुनिश्चित करना था। और 1905 में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अगला है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो प्रांतीय सरकारों का गठन जो किया गया था वो किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, 1935 के अधिनियम में प्रांतीय सरकारों के गठन का प्रस्ताव रखा गया था और इस अधिनियम द्वारा भारत के संघात्मक सरकार की स्थापना की गई एवं केंद्र में द्वंद्व शासन प्रणाली की शुरुआत किया गया। और इसी अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। अगला है राज्य विशेष से संबंधित क्वेश्चन, देखते हैं 35 नंबर, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री दीपनारायण सिंह के प्रयत्नों पर बिहार में प्रांतीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था दूसरी बार। तो दीपनारायण सिंह एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इस अधिवेशन का आयोजन भागलपुर में किया गया था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बांकीपुर, डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में 1912 में आयोजित हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. माधोलकर ने किया। और 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन गया में आयोजित किया गया। कब? 1922 में, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इसे। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 में हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने किया था। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो बिहारी के संपादक हैं बाबू महेश्वर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी, बाबू महेश्वर प्रसाद जो है इसके संपादक हैं। और बिहार में अंग्रेजी भाषा का पहला अखबार द बिहार हेराल्ड था, जिसका प्रकाशन 1875 में गुरु प्रसाद सेन द्वारा किया गया था। अगला है, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ला जो थे वो मुरली भरावा के निवासी थे। कहाँ? मुरली भरावा के। ऑप्शन नंबर ए, ये चंपारण जिले के मुरली भरावा गांव के निवासी थे और इन्होंने अपने क्षेत्र में किसानों की समस्या के समाधान हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। राजकुमार शुक्ला के प्रयास से ही महात्मा गांधी चंपारण आए और तिनकटिया पद्धति को समाप्त किए थे। अगला है, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। तो श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता जो थे वो एक पुरलिया, कहाँ से थे? पुरलिया से थे। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता पुरलिया जो पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल के एक विद्यालय के अध्यापक थे और इन्होंने आज़ादी के समय विभिन्न स्तरों पर अपना योगदान दिया था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह राजा थे। तो कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर के थे। कहाँ के थे? जगदीशपुर के। कुंवर सिंह का जन्म 1777 ईस्वी में जगदीशपुर गांव में हुआ था और इन्हें 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपनी कुशल नेतृत्व का प्रदर्शन किया और अंग्रेजों हुकूमत में जमकर सामना किया। 80 वर्ष की उम्र में इन्होंने अंग्रेजों को से लोहा लिया। बिहार में इस क्रांति का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई थी। अगला है,
किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिला का आरक्षण 50% कर दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक मिनट क्वेश्चन छूट गया, यहाँ 42 नंबर ये है, इसका आंसर ए हो जाएगा। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो बिहार और उड़ीसा। लॉर्ड सिन्हा जो थे 1921 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। और लॉर्ड सिन्हा पेशे से वकील थे और खराब स्वास्थ्य के कारण वर्ष 1921 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन है, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिला का आरक्षण 50% कर दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ये जो है सही है। तो स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान सर्वप्रथम बिहार राज्य ने किया। वर्ष 2010 तक बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ने महिलाओं को स्थानीय निकायों में यह आरक्षण दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो है ऑप्शन नंबर बी, हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर में। और इसका स्थापना जो किया गया था वो 1 अक्टूबर 2002 को हुआ था। इसके अंतर्गत मुगलसराय, सोनपुर, दानापुर, समस्तीपुर डिवीज़न में आते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, पटना में। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो पटना में। और इसका स्थापना उद्योग संबंधित समस्याओं का समाधान करने हेतु किया गया था। अगला है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार जो है वो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर बिहार प्रतिवर्ष बाढ़ की समस्या से ग्रसित रहता है और यह क्षेत्र कृषि हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण है, परंतु प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने के कारण फसलों का नुकसान हो जाता है। कोसी नदी को बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर स्थित नहीं है? तो NH2 पर स्थित नहीं है वो है पटना। पटना जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिल्ली से कोलकाता तक है और इसका बिहार के सासाराम, औरंगाबाद, मोहनिया शहर स्थित है। और NH1 जो है दिल्ली से आगरा के बीच है और NH2 जो है दिल्ली से कोलकाता और NH3 आगरा से मुंबई का। अगला देखते हैं, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से यह जो है सीधी तरह से जुड़ा हुआ है। कौन? पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है और यहाँ से काठमांडू, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, रांची, वाराणसी आदि सीधे जुड़े हुए हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है? तो विमान सेवाएं जो बिहार में उपलब्ध कराई जाती है वो किसके द्वारा कराई जाती है? तो इंडियन एयरलाइंस, ऑप्शन नंबर डी, इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस और रॉयल नेपाल एयरलाइंस के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग ने 1993 से 94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे, जिसको गरीबी BPL बोलते हैं, का निम्नलिखित प्रतिशत प्रांकलित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35, ऑप्शन नंबर डी। योजना आयोग ने 1993 से 94 में बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 35% बताई है। कितना? 35% बताई है। बिहार में यद्यपि जमींदारों शाब्दिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधान जाति के हिंदू, ऑप्शन नंबर सी। जमींदारों को 1952 में हटा देने के बाद भू नियंत्रण मुख्य रूप से प्रधान जातियों के हिंदुओं के हाथों में रह गया। अगला है, बिहार राज्य जो विभाजन से पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 तथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। ये जो था विभाजक से पूर्व औद्योगिक विकास
प्राधिकरण थे, ठीक है। और 2000 में विभाजन से पूर्व का ये कौन सा, 2000 ईस्वी से, उससे पहले का है। अगला है 53 नंबर क्वेश्चन, बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातमुखी इकाई की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटीग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, IRD। ये जो है बिहार के योजना निम्नोत्तर मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण पर ध्यान देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो मौलिक अधिकार जो पूछ रहा है इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 क में शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया, जो 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। अगला है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के क में शिक्षा का अधिकार 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में शिक्षा के इस अधिकार को लागू किया गया। शिक्षा कौन सी सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय भारतीय संविधान में शामिल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 सूचियां हैं भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में होते हैं। तो राज्यसभा में होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 250 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और भारत संसद का निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा संयुक्त रूप से मिलकर होता है, जिसमें राज्यसभा को उच्च सदन तथा लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों का संख्या 250 हो सकती है और वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है, जिसमें जो 12 सदस्य मनोनयन है राष्ट्रपति के द्वारा। और राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। अगला है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया क्योंकि 26 जनवरी की तिथि का चुनाव इसलिए किया गया था कि 1930 में इसी दिन भारतीय संविधान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया और इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगला है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में किया गया था, जिसका मुख्य कार्य भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करना है। और इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा, 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा चुने जाते हैं। लोक लेखा समिति का प्रांकलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है। लोक लेखा समिति की अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सही नहीं है तो ऑप्शन में दिया हुआ है, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, सही नहीं है ऐसा पूछा गया है, तो ये सही है। उसके बाद धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये जो है हमारा वो गलत है। धन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में जो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति पुनः विचार होती इस विधेयक को लौटा नहीं सकते हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक तभी समझा जाएगा जब उसमें निम्न विषयों से संबंधित प्रावधान होंगे, जैसे कि भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि में कुछ जमा करना हो या निकालना हो,
भारत सरकार की ओर से ऋण लेना, नियमित करना या किसी अधिकार में कोई परिवर्तन करना हो, या तीसरा कर लगाना, कम करना या उसमें कोई परिवर्तन करना हो तब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पूछ रहा है इसमें कौन सा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। ये संविधान के अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा भी कहा गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रारंभदाता प्रधानमंत्री होते हैं और यह एक त्रिस्तरीय समिति है जो सुरक्षा से संबंधित मामले को देखती है। इसी तहत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद सृजित किया गया है, जिसके अध्यक्ष वर्तमान में अजित डोभाल हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है, राष्ट्रीय आपात की, और भाग 18 में है। और ये जो है आपातकाल अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य है। या युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति 352 का प्रयोग कर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अभी तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया है, 1962 में, 1971 में, 1975 में। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सही नहीं है, पहला है सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये गलत है। डी भी सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। सी जो है ये गलत है, बाकी सब सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था और यह जो देश का सर्वोच्च अदालत है, उच्चतम न्यायालय को कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की सुनवाई करने का भी अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। राज्यपाल किसी भी राज्य का कार्यपालिका प्रमुख होता है। राज्य की समस्त शक्तियां इसी में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। संवैधानिक रूप से भी राज्यपाल प्रमुख होता है, जो अनुच्छेद 155 के तहत देश के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक राज्यपाल की भूमिका का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सीडीपी तथा एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति जो है वो त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। ठीक है, 1957 में दिया था। कब किया था? 1957 में, 1957 में। और इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम दिया था। इन्होंने ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद दिया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। तो अशोक मेहता समिति जो है किसकी सिफारिश की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज की द्विस्तरीय। 1977 में किया गया था। कब किया गया था इसका गठन? 1977 में, अशोक मेहता समिति का। और इसमें कुल 13 सदस्य थे। वर्ष 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरीय बनाने का सुझाव दिया था। इसने राज्य में विकेंद्रीकरण का प्रथम स्तर जिला को माना और जिला स्तर के नीचे मंडल पंचायत की गठन की बात की थी। इस समिति ने ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति को समाप्त करने का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन भूगोल से है, इसे देखते हैं। धूमिट्टी लोम, मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार के कण। दोमट मिट्टी, ये जो है यहाँ पे दोमट मिट्टी सभी प्रकार के कण पाए जाते हैं। यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है, जिसमें 40% शिष्ट, 20% चिकनी मिट्टी तथा 40% बालू के अंश शामिल रहता है।
पानी तथा वायु के आवागमन आसान होने के कारण इस मिट्टी में फसलों को पर्याप्त उर्वरा शक्ति प्रदान करने की क्षमता भी होती है। यह अपने कुल भार का 50% पानी रोक सकती है। इसे लोम मिट्टी भी कहा जाता है। अगला है, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो पौधे को सबसे अधिक पानी जो मिलता है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिकनी मिट्टी से, क्योंकि इसमें पानी को धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, जबकि बलुई मिट्टी में सबसे कम होता है। चिकनी मिट्टी को केलोलिन भी कहा जाता है। इसमें मुख्यतः जलयुक्त एल्युमिनियम सिलिकेट पाए जाते हैं जो सेलों के अपक्षय तथा विघटन से बनता है। तो चिकनी मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? केलोलिन के नाम से भी जानते हैं। किस मिट्टी में केशिका या फिर कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो कैपिलरी जो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है वो बलुई मिट्टी में, ऑप्शन नंबर सी। बलुई मिट्टी में क्या होता है? केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। इस कारण से इस मिट्टी की रंध्रता सबसे अधिक होती है। बलुई मिट्टी में गाद जो होता है वो 28 से 50%, रेत 52 से कम होता है और मिट्टी 7 से 27% का मिश्रण उपस्थित रहता है। इन कारणों से बलुई मिट्टी खेती के लिए आदर्श माना जाता है। कौन सा मिट्टी खेती के लिए आदर्श माना जाता है? बलुई मिट्टी। अगला है, महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवर्तनिक क्रिया द्वारा। महाद्वीपों के अलग होने का मुख्य कारण विवर्तनिक क्रिया है। विवर्तनिक से तात्पर्य है कि पृथ्वी को प्लेटों के बीच सापेक्षिक गतियां हैं जो पृथ्वी के भीतर अंतर्जात बलों का परिणाम होता है। पृथ्वी पर मुख्यतः 6 बड़े प्लेट तथा 20 छोटे प्लेट पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो सौरमंडल का भाग नहीं है वो है निहारिका, ऑप्शन नंबर डी। निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। सौरमंडल का हिस्सा वैसे खगोलीय पिंड होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा अपने आकारिकी या गतिकी को निश्चित करता है, जिसके अंतर्गत ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु एवं खगोलीय धूल आदि शामिल होते हैं। निहारिका जो है खरबों तारों का एक विशाल व्यवस्था होती है जिसमें सबसे बड़ी संख्या में मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस के बादल एवं धूलकण होते हैं। तारों के ऐसे प्रत्येक समूह को निहारिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है? तो अरब सागर के पानी का औसतन खारापन जो होता है वो 35 ppt होता है, 35 ppt, ऑप्शन नंबर बी। प्रति 1000 ग्राम जल में घुले हुए नमक की मात्रा ग्राम में जो होता है मात्रा लवणता कहा जाता है। इसे प्रायः पीपीटी या प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। बंगाल की खाड़ी में अधिकतर हिमालयन एवं प्रायद्वीप नदियां अपना जल विसर्जित करती है। इस कारण बंगाल की खाड़ी का जलीय लवणता अरब सागर की तुलना अपेक्षाकृत कम है। विश्व में सबसे अधिक लवणता तुर्की के वान झील जो 330% का है, जबकि मृत सागर का 238% है और ग्रेट सास्ट लेक जो 320% है। लवणता को प्रकाशित करने वाला कारक ताप वर्षा एवं स्वच्छ जल, प्रचलित पकने एवं समुद्री जल धारा है। अगला क्वेश्चन है, काहिड़का का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है कहाँ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर यह स्थित है। पृथ्वी को 4 मिनट लगता है 1 डिग्री देशांतर घूमने में और पृथ्वी को 1 मिनट लगता है पृथ्वी का 1/4 घूमने में, ठीक है। और पृथ्वी को इसका ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है काहिड़का का समय से ग्रीनविच 2 घंटा आगे स्थित कहाँ है? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अगला है, 19 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो 19 ईस्ट रीज जो स्थित है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रीज हिंद महासागर में अवस्थित है। इसकी लंबाई 5000 किलोमीटर है और इसकी औसत चौड़ाई जो है लगभग 200 किलोमीटर है और इसका खोज 1962 में किया गया था। यह 90 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पर अवस्थित है। कहाँ? 90 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पर। अगला देख, वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो वलन क्रिया जो है वो किसका परिणाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्वत निर्माणकारी बल का।
पर्वत निर्माणकारी बल पृथ्वी के अंतर्गत बल के अंतर्गत आता है। बलन क्रिया के पहले छिछले सागर में लंबे समय तक निक्षेपण के बाद लंबे समय तक अवसादीकरण एवं अस्थिरीकरण का कार्य होता है। पुनः अवतरण की घटना होती है जिसे संतुलित करने के लिए उत्थान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है जो बलन की घटना को जन्म देती है। इस प्रकार बलन की क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम होता है। अगला है, अमृतसर एवं शिमला का लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण बताइए। तो अमृतसर और शिमला जो है एक ही अक्षांश पर स्थित है, फिर भी वहाँ का जो जलवायु है वो अलग है। इसका कारण पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पर होते हुए उसकी ऊंचाई के कारण उसकी जलवायु में भिन्नता है। और समुद्र तल से ऊंचाई भिन्नता में अमृतसर समुद्र तल से कितना है 768 फीट ऊंचाई पर स्थित है, जबकि शिमला समुद्र तल से 7236 फीट ऊंचाई पर स्थित है। तो ऊंचा व जलवायु निर्धारण का एक भी प्रभावी कारक होता है। क्या होता है? ऊंचावाच जो होता है वो जलवायु निर्धारण का प्रमुख कारण होता है। अगला है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। तो सागरीय लवणता का जो मुख्य स्रोत है इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नदियाँ। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत नदियाँ द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए लवण। इसके अलावा लवणता के कई अन्य नियतक परिबल हैं। प्रचलित पवनें, ताप, समुद्री जलधारा, कुछ मात्रा में ज्वालामुखी विस्तृत पदार्थ से लवणता प्रभावित होती है। अगला है भारत के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो पूछ रहा है कौन सा शहर गंगा किनारे स्थित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा फतेहपुर। फतेहपुर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर में आता है कानपुर, इलाहाबाद, पटना, भागलपुर, वाराणसी, हरिद्वार, साहेबगंज। ये जो है सब गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। अगला है, झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं। तो झारखंड में जो कोयला की खानें स्थित है वो झरिया में। कहाँ? झरिया में। देश का सबसे बड़ा कोयला भंडार झरिया कोयला भंडार ही है। देश का सबसे कोयला का खनन झारखंड के रानीगंज में शुरू हुआ था। कोल इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है जबकि झारखंड चौथे स्थान पर आ गया। अगला है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य हैं। तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है ऑप्शन नंबर में ए में दिया हुआ है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़े राज्य का क्रम राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। बिहार का स्थान बड़े राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां है। अगला देखते हैं, 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का कैवा बड़ा राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो टिस्को संयंत्र जो है वो स्थित है कहाँ? टाटा नगर। टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ये जमशेदपुर टाटा नगर के समीप स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में जमशेद जी टाटा ने की थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या ज़्यादा है। भारत में 5 सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य पहला पंजाब है, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर यूपी और फिर हरियाणा लास्ट में है। अगला है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2001। इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। 8,29,98,509 जो है बिहार राज्य की कुल जनसंख्या है 2001 के जनगणना के अनुसार। अगला देखते हैं, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो तकला मकान मरुस्थल जो है वो कहाँ स्थित है? चीन में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, हिंद महासागर और लाल महासागर कौन सी जल संधि को जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर कौन सी जल संधि को जोड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
बाब अल मंदेब को जोड़ती है। बाब अल मंदेब जल संधि को जोड़ती है। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो कैनबरा, सिडनी, वेलिंगटन, रियाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिडनी। सऊदी अरब का रियाद है। सऊदी अरब, रियाद ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा है, न्यूजीलैंड का वेलिंगटन है और सिडनी जो है किसी देश की राजधानी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है? तो विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। विश्व में कुल कोयला उत्पादन 90% हिस्सा जो है वो चीन उत्पादित करता है और विश्व में कोयला उत्पादन अग्रणी देश में पहला चीन है, फिर यूएसए है, फिर रूस है और चौथे स्थान पर भारत है। भारत सबसे अधिक कोयला का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। झारखंड में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था से ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में विशुद्ध शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। ये जो है ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत हैं, जबकि जलावन के लकड़ी, वनस्पति आदि गैर वाणिज्यिक स्रोत हैं। भारत के सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1970 और 1980 के दौरान। भारत में 1970 और 1980 के दौरान भारत में 1970 और 1980 के दौरान भारत में 1970 और 1980 के बीच के वर्षों के देश में ऊर्जा संकट का दौर रहा, जो 1973 में तेल निर्यातक देश ओपेक, कौन सा है तेल निर्यातक देश? ओपेक जो है तेल की कीमतों में अचानक 4 गुना की वृद्धि कर दी और इस कदम से भारत को औद्योगिक एवं परिवहन विकास नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ। तेल की बढ़ती कीमतों ने देश के सामने गंभीर संकट पैदा कर दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, इसे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा वो है स्टेटमेंट वाला, इसे पूरा पढ़ना पड़ेगा। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। तो पहला है कृषि एवं घरेलू उपभोक्ता को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय। दूसरा है प्रसारण एवं संवितरण हानियां काफ़ी ज़्यादा होती है। तीसरा है राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्य स्वतंत्रता में कमी। और चौथा है राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियां को क्रियान्वित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, 4, ये सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, क्योंकि सभी विकल्प जो हैं वो विद्युत बोर्डों के वित्तीय खांगनता के कारणों को निर्दिष्ट करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का सह-अस्तित्व है। अमेरिका एवं यूरोपीय देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, वहीं रूस, चीन, क्यूबा में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था का द्योतक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कोयला उद्योग निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। निम्नलिखित कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। तो पहला है निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचरण में बाधा। दूसरा है धुलाई संसाधनों की उपयोग क्षमता में कमी। कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता। और चौथा है कार्य संचालन की कीमतें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, 4, ये सारों से सही है। सभी विकल्प भारतीय कोयला उद्योग की समस्याओं से जुड़ी हुई है और भारत में औद्योगिक क्रियाकलाप को संचालित करने हेतु आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति कोयले से होती है। अब भारत में कोयला खनन अधिनियम 1973 में बना था। कब? 1973 में बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर बात करना है। तो चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, ये सही है। उसके बाद यह एक योजना जो 34 या 5 वर्ष के लिए निर्धारित होती है, ये भी सही है। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होता है, ये भी सही है। और 10, 15 अथवा 20 वर्ष के लिए एक सापेक्ष योजना उपयुक्त
में से कौन से सही हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में, ऑप्शन नंबर ए। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। और योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को सरकार में एक प्रस्ताव के तहत हुआ था और यह एक गैर संवैधानिक संस्था थी जिसे 17 अगस्त 2014 को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को क्या लाया गया? नीति आयोग लाया गया। और इस नीति आयोग ने टॉप ऑफ बॉटम संकल्पना पर आधारित था, जबकि नीति आयोग ये जो था योजना आयोग ये किस पे आधारित था? बॉटम टॉप पर, ये टॉप टू बॉटम पे आधारित था। और नीति आयोग जो है वो बॉटम टू टॉप की संकल्पना पर आधारित है। योजना आयोग ने सभी राज्यों के लिए एक ही मानक को अपनाया, जबकि नीति आयोग क्षेत्र जो है विशेष के अनुसार योजना बनाती थी। ठीक है, अगला है फिजिक्स से क्वेश्चन, स्वर्ण विकिरण निम्न में से किस पारस में दिखता है? तो स्वर्ण विकिरण जो दिखता है वो 400 से लेके 700 nm तक, ऑप्शन नंबर बी। सौर विकिरण का तरंगदैर्घ्य पारस जो होता है वो 400 से लेके 700 nm होता है और यह दृश्य विकिरण होता है जो प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। अगला केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, खनिज यानी मिनरल क्या है? तो मिनरल एक द्रव भी है, गैस भी है और अकार्बनिक ठोस भी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 99 नंबर क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो एक ही प्रकार का जो परमाणु है वो किसमें मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक तत्व में। वैसे ये जो होता है वैसे तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणु में पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक तत्व कहते हैं। और यौगिक जो होता है वो 2 या 2 अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोजन से बनता है, जबकि किसी भी अनुपात में मिलाने से मिश्रण की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, खाने का नमक से NaCl किससे बनता है? तो खाने का नमक जो है वो बनता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से मिलकर। ठीक है, जैसे क्षार में हो जाएगा NaOH, अम्ल हो जाएगा HCl और बनता क्या है? NaCl प्लस H2O का निर्माण होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब है 101 नंबर, जीव विज्ञान एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं कृषि से संबंधित। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है एक उपापचयन अपचयन क्रिया है जिसमें जल का अपचयन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन श्रृंखला के निर्माण में होता है। इसके तहत 2 अभिक्रियाएं होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया। इस क्रिया में दृश्य 380 से 760 mm का उपयोग होता है और लाल प्रकाश सबसे अधिक तथा बैगनी प्रकाश सबसे कम उपयोगी होता है। तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित हरे रंग का वर्णक है, जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे कहते हैं हेलोफाइट। क्या कहते हैं? हेलोफाइट। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और जीरोफाइट किसको बोलते हैं? जीरोफाइट कहते हैं जलीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधे को। किसको कहते हैं? शुष्क स्थानों में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जीरोफाइट कहते हैं। और हाइड्रोफाइट उसे कहते हैं जो जल में उगता है। तो जो जल में उगेगा उसे कहेंगे हाइड्रोफाइट, और जो शुष्क जगह पे उगेगा उसको क्या कहते हैं? जीरोफाइट। ठीक है, अगला देखते हैं, और पौधे का मोटा भाग जिसमें पानी जमा रहता है उसे सेकुलेंट कहलाता है। पौधे का मोटा भाग जिसमें जल जमा रहता है। अगला है, पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण जो बनता है वो किससे बनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवीय घटकों से, अजैव घटकों से और भू आकृति घटकों से। संवहनीय पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है?
तो संवहनीय पौधे में जाइलम उत्तक द्वारा जल व खनिज लवण, जबकि फ्लोएम उत्तक द्वारा पत्तियों द्वारा बना भोजन पौधे के अन्य भागों में पहुंचता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाइलम टिश्यू द्वारा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाखा। पौधे का वह भाग जो भ्रूण के मूलांकर से विकसित होता है जड़ कहलाता है, और यह प्रकाश के विपरीत तथा भूमि की ओर बढ़ती है। तना भूमि के ऊपर होता है एवं प्रकाश की ओर भूमि के विपरीत वृद्धि करता है। शाखाएं तने पर ही विकसित होते हैं जिससे फूल बनता है। अगला क्वेश्चन है, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सहज प्रणाली का परिवर्धन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। ये जो है सहज प्रणाली का मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है जो सहज कार्यों को नियंत्रित करती है। अतः सहज प्रणाली का परिवर्धन एक प्रकार का स्वपोषी क्रिया है, जैसे कि पौधा इसका एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुवांशिकता और विचरण का। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके तहत हम जीवों के जीनों, अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन करते हैं। किसका? विचरण का। अगला है, मेंडल की अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉन्किंग जनन पर। ग्रेगर जॉन मेंडल की अनुवांशिकता का पिता कहा गया है। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। और इनका सिद्धांत लॉन्गिंग जनन पर आधारित है। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। किसका चयन किया था? मटर के पौधे का। 109 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण किसमें मिलता है? तो भ्रूण जो है वो बीज में मिलता है। किसमें मिलता है? बीज में। अंकुरण प्रक्रिया के पश्चात भ्रूण बीज से बाहर आ जाता है और भ्रूण बीज में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्गिंग जनन से आनुवांशिक विचरण कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। लॉन्गिंग जनन से आनुवांशिक विचरण जो होता है वो जीन के सम्मिश्रण से होता है, क्रोमोसोम में बदलाव भी होता है और जीन के मिश्रण से होता है। तो लॉन्गिंग जनन में आनुवांशिक विचरण जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव तथा जीन के मिश्रण द्वारा होता है। और प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें माता पिता द्वारा अपनी संतानों की उत्पत्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य। तो भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य जो है वो यूपी है। कौन है? यूपी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश तथा सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन पंजाब में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किन राज्यों में गन्ना का सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो भारत के बिहार एवं उत्तर प्रदेश में गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। भारत में गन्ना का उत्पादन मुख्यतः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा ये सब राज्यों में होता है। अगला है हमारा समसामयिकी से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113, शांति और समझौते के लिए वर्ष 2009 का महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता इनमें से कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिया गया है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये किसे दिया गया है? तो आंग सान सू की को। किसको दिया गया है? आंग सान सू की को। ये जो है महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर दी गई है और वर्ष 2009 में यह पुरस्कार आंग सान सू की को दिया गया था। 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान को तथा 2019 के लिए ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूरा बिन सैयद अल सैद को यह पुरस्कार दिया गया और 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। अगला है, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री ए राजा किस दल से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीएमके। डीएमके ये जो है वर्तमान में डीएमके के नेता एमके स्टालिन है जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और डीएमके पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1949 में किया गया था। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अगस्त 2010 को किन 6 राज्यों में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स के समक्ष संस्थान बनाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2010 में की गई घोषणा के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड में नए एम्स स्थापित किए जाएंगे। एम्स का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और इसका स्थापना कब किया गया? 8 फरवरी 1956 को। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2010 को नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा किस राजनीतिक दल को सबसे अधिक धनी बताया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस को। विभिन्न राजनीतिक दल की स्थापना वर्ष और वर्तमान अध्यक्ष में, जैसे बीजेपी 1980 में और इसके अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा। कांग्रेस का स्थापना 1885 में और इसके अध्यक्ष कौन? सोनिया गांधी। बसपा, इसका स्थापना 1984 में किया गया था और इसके अध्यक्ष सुश्री मायावती। और एनसीपी का स्थापना 1999 में किया गया और इसके अध्यक्ष कौन है? शरद पवार। अगला क्वेश्चन देखते हैं 117 नंबर, 2005 के निर्वाचन की तुलना में बिहार विधानसभा निर्वाचन 2010 में कौन सी दलीय उपलब्धि सही है? दिया हुआ है जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी, एलजेपी, कांग्रेस और अन्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीजेपी 2020 में 74 और 2015 में 53, आरजेडी को 2020 में 75 और 2015 में 80 दिया गया था सीट। उसके बाद जेडीयू को मिला था 2020 में 43 और वर्ष 2015 में 71, आईएनसी को 19 और 2015 में 27। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, हाल ही में पानी के अंदर हुई एक बैठक ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया। यह बैठक किनके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक देश के मंत्रिमंडल द्वारा जो समुद्र के जल स्तर में वृद्धि को किसी देश के लिए विपदा बताना चाह रहे थे। क्वेश्चन कह रहा था कि हाल ही में पानी के अंदर हुई बैठक ने दुनिया भर पर ध्यान आकर्षित किया। यह बैठक किनके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ये आंसर जो है समुद्र जल के स्तर में वृद्धि दर्शाने तथा इस समस्या की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए मालदीव के मंत्रियों द्वारा पानी के अंदर बैठक किया गया था। किसके द्वारा? मालदीव के मंत्रियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध पत्रिका न्यूज वीक द्वारा 2010 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची के क्रम में फिनलैंड प्रथम, भारत का क्रम क्या था? मतलब प्रसिद्ध पत्रिका न्यूज वीक द्वारा 2010 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में क्रम के अनुसार पहला फिनलैंड है और भारत का स्थान पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 78वां। वर्ष 2020 में भारत 78वें स्थान पर था और संयुक्त राष्ट्र विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में प्रथम स्थान फिनलैंड और भारत का स्थान कितना? 139वां। कब का? तो 21 के अनुसार, रिपोर्ट खुशहाली रिपोर्ट 2021 के अनुसार। 120 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया के विश्वविद्यालयों के अकादमिक क्रम 2010 में प्रथम स्थान किस विश्वविद्यालय का था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, यूएसए। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो यूके में है और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान मिला है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जूलिया लिगार्ड 2010 में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी? तो 2010 का पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। जूलिया लिगार्ड 2010 में ऑस्ट्रेलिया की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। किस देश की सांसद ने 14 सितंबर 2010 को कानून बनाकर बुर्के को प्रतिबंधित किया? तो बुर्के को प्रतिबंधित करने वाला वो फ्रांस। 2010 में फ्रांस सरकार ने बुर्के को प्रतिबंधित किया था और मार्च 2021 में श्रीलंका की सरकार ने देश में मुस्लिम महिलाओं को बुर्कों पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। श्रीलंका में इस्लामिक स्कूलों को भी बंद करने का फैसला लिया गया और 2019 में नीदरलैंड की सरकार द्वारा भी बुर्कों पर बैन लगा दिया गया था। अगला है, श्री अर्जुन मुंडा ने 11 सितंबर 2010 को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 81 सदस्यीय विधानसभा के कितने विधायकों ने उन्हें समर्थन दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45।
वर्तमान में हेमंत सोरेन झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री हैं, जो 2013 में वो पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता थे। और 21वां विधानसभा सीटों में झामुमो को 30, कांग्रेस को 16, राजद को 1 सीट मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 124 नंबर। श्री P.J. थॉमस जो 7 सितंबर 2010 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए, वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस राज्य के संगठन के अधिकारी हैं? तो केरल के। इसका सही आंसर हो जाएगा केरल के। कहाँ के हैं? केरल के। क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी 1 उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय स्वतंत्रता दी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 500 करोड़ रुपए का। और वर्तमान में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री श्री नारायण तातू राणे हैं। और भारी उद्योग मंत्री कौन है? डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 126 नंबर। चौदहवीं एशिया खेल 2010 में भारत की उपलब्धियों को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा 126 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर क्रम में 06, उसके बाद स्वर्ण P14, रजत 17 और कांस्य 33। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2010 पाने वाली प्रथम महिला सुश्री सुभा तोले किस संस्था से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई से संबंधित था। यह पुरस्कार CSR के संस्थापक शांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में विज्ञान के 7 क्षेत्रों में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 में औषधि विज्ञान में डॉक्टर बुशरा आतिक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को दिया गया। भौतिकी विज्ञान में डॉक्टर राजेश गणपति और डॉक्टर सुरजीत धरा को दिया गया। अगला है, किस भारतीय को विश्व राजनेता सम्मान 2010 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीरा ग्लोब एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। और सितंबर 2021 में टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी 2021 के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में 3 भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, आधार पूनावाला को भी शामिल किया गया। राष्ट्रमंडल खेल 2010 में भारत के कुल 101 पदक जीते। इनमें से टीम खेल महिला और पुरुषों को क्रमशः कितने पदक मिले? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 36, 64। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था और भारत में 25 स्वर्ण पदक, 19 रजत और 20 कांस्य पदक के साथ तालिका में तीसरे स्थान पर था। और 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम यूके में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी। तो प्रति व्यक्ति पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 243 किलोग्राम तेल के बराबर। अगला क्वेश्चन है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। अगला है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो 2G स्पेक्ट्रम में G शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो G जो होता है वो जेनरेशन के लिए। देखते हैं, निम्नलिखित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो ये पूछ रहा है सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाला ट्रेन का नाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिवेंद्रम सेंट्रल जो है ये अधिकतम दूरी तय करती है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में फोटो उंगली के निशान और आंख की पुतली के प्रतिचित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 वर्ष।
वर्ष 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आंख की पुतली प्रति चित्रण की व्यक्ति न्यूनतम आयु 15 वर्ष रखा गया है। अगला है, बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के कार्यक्रम अभिनव किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HIV एड्स। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है और इसकी स्थापना 1946 में की गई। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डायबिटीज दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है, अटलांटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है। तो तृतीय शोध केंद्र का नाम जो है सही आंसर हो जाएगा भारती, ऑप्शन नंबर ए। और अन्य शोध मैत्री, हिमाद्री, भारती, ये जो है वहीं के हैं। अगला देखते हैं, कुरियर सेवा में प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूत डाक सेवा का आरंभ कब किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1986 को भारतीय डाक विभाग ने कुरियर सेवा और प्रभावी बनाने हेतु दूत डाक सेवा की शुरुआत किया। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1981 में। भारत में संचार संबंधी दूरभाष सुविधा का प्रारंभ 1880 के दशक में हुआ था। आज़ादी के उपरांत वर्ष 1981 के बाद दूरभाष क्षेत्र में लगातार सकारात्मक परिवर्तन किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप संचार क्षेत्र में व्यापक क्रांति देखने को मिला। अगला हमारा मैथ से संबंधित क्वेश्चन है, इसे आप लोग कर लेंगे। इसका डायरेक्ट मैं आंसर बता देती हूँ। तो 141 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 142 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 143 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 144 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 145 का डी। और इसका एग्जैक्ट जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 7.54 वर्ग सेंटीमीटर, 7.54 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अगला है 46 नंबर। 46 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 47 का आंसर हो जाए 1 मिनट। 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 मीटर। और 47 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 48 का आंसर हो जाएगा ए। और 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 49 का ऑप्शन नंबर सी, 50 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।